खबरों में बात करें तो पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों पर नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरलम में एक कार्यक्रम पहले से ही तय है। तो पश्चिम एशिया संकट पर एक सर्वदलीय बैठक आज होगी 5 बजे शाम में। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक संकट के बीच कृषि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फार्मर आईडी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रो केमिकल्स की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा करना तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करना था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फर्टिलाइजर की न्यायसंगत और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं कृषि मंत्री ने वैश्विक संकट का लाभ उठाकर खाद और बीजों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र की पल पल की निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन भी किया गया है। ये सेल खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता की साप्ताहिक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री को प्रस्तुत करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया है कि कोविड महामारी के बाद देश भर में 1024 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी दी कि पुरानी ट्रेनों की क्षमता बढ़ाते हुए उनमें 4651 अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए। रेल मंत्री के अनुसार वर्तमान में कुल कोचों में से 70% कोच जनरल और स्लीपर श्रेणी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे की क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में रिकॉर्ड 85,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियां देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 4651 कोच ऐड हुए हैं। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है। जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला, उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने कई पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। इस दौरान सरकार ने अपनी नीतियों, विकास कार्यों और देश के सामने मौजूद मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। लोकसभा में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए देश की बिजली व्यवस्था पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन ग्रिड नीति के कारण आज भारत की पावर सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर हुई है। पहले जहां लगभग 250 गीगावाट बिजली उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर करीब 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका वन ग्रिड वन नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट
सर 249 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। सरकार ने आज लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया। महोदय, मेरा अनुरोध है इस सदन से कि यह सदन विधेयक का समर्थन करे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। नित्यानंद राय ने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य विदेश से अंशदान की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता और देश हित में काम करने वाले संस्थानों के कार्यों में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत काम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया कि प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है, जिसके कारण प्रशासनिक कठिनाइयां और प्रक्रियात्मक असंगतियां भी उत्पन्न होती रहती है। तो यह आवश्यक हो गया था कि एक स्पष्ट, संतुलित एवं क्रियान्वयन उन्मुख विधिक व्यवस्था स्थापित किया जाए, जो प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए संस्थाओं के लिए पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढांचा प्रदान कर सके। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं संसद का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें, संसद में तमाम विधायी कार्य जारी है और जो वित्त विधेयक यहाँ पर पेश हुआ और उसके बाद पारित हुआ, तमाम सवालों का बहुत ही मुखरता से जवाब यहाँ पर वित्त मंत्री द्वारा दिया गया। किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं जो विधायी कार्य है वो सुचारू रूप से जारी है? देखिए जया, अगर हम बजट सत्र के दूसरे चरण में हम इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी जो विधायी कार्य है वो देखने को मिला है। कई जो विधेयक हैं उनको भी पास किया गया है और चर्चाएं भी अलग अलग मुद्दों को लेकर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विपक्ष का शुरुआती दौर में हंगामा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से सदन बाधित होता था, ना प्रश्नकाल होता था और ना शून्यकाल, अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार तो विपक्ष के जितने भी आरोप थे, जितने भी मुद्दे थे सदन के अंदर, उनका जवाब दे चुकी है। संबंधित जो मंत्री हैं वो भी दे चुके हैं। तो ऐसे में काफ़ी विधायी कार्य भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बजट सत्र है, ऐसे में जो आज फाइनेंस बिल था, वित्त विधेयक था, उस पर हम जानते हैं कि पहले कई घंटे की चर्चा हुई थी और आज सिलसिलेवार जिस तरह के सवाल उठाए थे विपक्ष ने, उनका एक एक कर जवाब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया और इस वित्त विधेयक को आज यहाँ पर चर्चा के बाद पारित भी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उन्होंने एक तरीके से कंपैरिजन किया कि यूपीए की सरकार में जो देश की वित्तीय हालत थी वो क्या थी और आज किस तरीके से ना सिर्फ वित्तीय हालत सुधरी है, बल्कि देश के अंदर वित्तीय स्थितियां जो हैं पहले से ना सिर्फ बेहतर हुई हैं, बल्कि आज देश के अंदर रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें काफ़ी छलांग लगाई गई है। और जिस तरीके से जो टैक्सेस रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद उद्योग जगत को काफ़ी फ़ायदा हुआ, आम आदमी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जीएसटी को लेकर जिस तरीके से बदलाव लगातार समय समय पर किए गए थे, उसके बाद से लगातार उद्योग जगत ने एक छलांग लगाई है। और ख़ासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर उत्पादन ना सिर्फ बढ़ा बल्कि बिक्रियां भी बढ़ी हैं। तो इस तरह के उदाहरण देते हुए अपनी बात को और सरकार की बात को आज वित्त मंत्री ने सदन के सामने रखा। बिल्कुल अनुज, और वो भी आंकड़ों के साथ यहाँ पर वित्त मंत्री ने तमाम जो कंपैरिजंस किए। बिल्कुल, और साथ ही आज बेहद एक ये भी प्रमुखता से खबर यहाँ पर है कि अनुज, जिस तरह से इस वक्त पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, ऐसे में एक सर्वदलीय बैठक आज शाम बुलाई गई है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है?
देखिए, बिल्कुल आज शाम को ये सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर तो सरकार अपना कई बार रुख जो है सदन के अंदर साफ कर चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दोनों सदनों के अंदर अपना वक्तव्य दिया है, बयान दिया है इस बात को लेकर और देश को आश्वस्त किया है कि ऐसी किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सरकार आम आदमी का, पूरे देश का जो है वो ख्याल रख रही है। और हम जानते हैं कि देश जो है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये सब बातें रखी गई हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक मांग आई थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, तो निश्चित तौर पर एक सर्वदलीय बैठक आज संपन्न होगी। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ तौर पर जो है स्टैंड सरकार क्लियर कर चुकी है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस एशिया संकट को लेकर जो सवाल देश के ऊपर उठाए थे, देश को लेकर उठाए थे, उनके तो जवाब सरकार ने दिए ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल उठा था, इस पर ना सिर्फ सरकार ने जवाब दिया है बल्कि देश के अंदर आज हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक समस्या तो देखने को मिली थी, लेकिन आज हर घर के अंदर जो गैस की सप्लाई है, एलपीजी की सप्लाई है, वो निरंतर जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह की बातें आई थी, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर आई, पेट्रोल डीजल को लेकर आई थी, देश के अंदर पूरा स्टॉक है, देश के अंदर सप्लाई लगातार आ रही है। तो आगे जिस तरह की भी चुनौतियां होंगी, जिस तरह की भी समस्याएं होंगी, उसके लिए बिल्कुल निगरानी की जा रही है। देश पूरी तरीके से तैयार है और इसके लिए अलग अलग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी सरकार ने गठित किया गया है। लेकिन आज एक सर्वदलीय बैठक है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का एक संदेश विपक्ष की तरफ से भी आना चाहिए। जब देश के सामने कोई संकट हो और वो भी ऐसा संकट जो दुनिया की वजह से खड़ा हुआ हो, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका अगर साथ खड़ी होती है सरकार के, तो निश्चित तौर पर एक मजबूती के साथ जो है एक बहुत बड़ा संकेत जाता है दुनिया के सामने भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। और आइए अब आगे बात करते हैं, आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों को देखते हैं। तो आइए जनादेश 2026 में बात करें तो एआईएडीएमके ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी महासचिव एद्दापाड़ी के पलानीसामी फिर से अपने मजबूत क्षेत्र एद्दापाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। उप महासचिव केपी मुन्नुसामी को वेपनाहल्ली से मैदान में उतारा गया है। कोषाध्यक्ष डिंडीगुल सी श्रीनिवासन डिंडीगुल से, जबकि पूर्व मंत्री सीवी शनमुगम को मायलम्स में स्थानांतरित किया गया है। तो एआईएडीएमके ने उम्मीदवारों की पहली सूची यहां पर जारी करती है। दिग्गजों को अपने परंपरागत क्षेत्र से उतारा गया है। और तमिलनाडु की राजनीति में कमल हसन की पार्टी एमएनएम के चुनाव न लड़ने और डीएमके को समर्थन देने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। जहां डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कमल हसन के फैसले को एक बलिदान बताया, वहीं एआईएडीएमके ने कमल हसन की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा कि कमल हसन का पीछे कदम हटाना बलिदान नहीं बल्कि उनकी अक्षमता है। सत्यन ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ कैमरे के सामने बोलने की क्षमता की। विधानसभा चुनाव न लड़ने का कमल हसन का फैसला कोई बलिदान नहीं बल्कि उनकी अक्षमता का प्रमाण है। सिनेमा जगत से आने वाले अभिनेताओं के साथ यही सबसे बड़ी समस्या होती है। उन्हें ये भ्रम रहता है कि सार्वजनिक जीवन में भी वही सब चलेगा जो वे कैमरे के सामने बोलते या करते हैं, जबकि असल सार्वजनिक जीवन में लोगों का भला करने के लिए आपके पास राजनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का होना बेहद जरूरी है। दुर्भाग्य से सिनेमा जगत से जो लोग सार्वजनिक जीवन में आने की आकांक्षा रखते हैं, उनमें अक्सर इस तरह की राजनीतिक सूझबूझ और आवश्यक गुणों का अभाव होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां काली के दर्शन कर देश की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की।
और आगे बढ़े तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत पर तीखा हमला बोला है। नितिन नवीन ने कहा कि जिस पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, उसी पश्चिम बंगाल में आज ऐसे तत्व हैं जो हमारी संस्कृति पर सीधा हमला कर रहे हैं। तो भाजपा अध्यक्ष का तुष्टीकरण पर तीखा प्रहार। कोलकाता दौरे पर नितिन नवीन और बंगाल दौरे के दौरान वो कोलकाता पहुंचे। संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने की शिकायत पर सीईओ ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस संबंध में सभी डीईओ से 30 मार्च तक लिखित जवाब मांगा है। राज्य में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसरों का डाटाबेस तैयार करने में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगाने की शिकायत के बाद सीईओ ने सभी डीईओ को आगाह करते हुए नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 26 के अनुसार चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना प्रतिबंधित है, इसलिए चुनाव तैयारी में संविदा कर्मियों की ड्यूटी ना लगाएं। सीईओ ने निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अलग अलग सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य में चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। इसका उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से लिखित में ये सुनिश्चित करने को कहा कि चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों का उपयोग ना हो। तो चुनावी तैयारियों में बंगाल में लगातार अभी भी टकराव जारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। इस दौरान दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया और इस रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया जो उनके चुनावी अभियान का मार्गदर्शन करेगी। साथ ही हुमायूं कबीर ने संयुक्त चुनावी अभियान के कार्यक्रम का भी विस्तृत विवरण यहां पर दिया, जिसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान वो 20 रैलियां करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से वे लगभग 8 सीट एआईएमआईएम को देंगे। 29 अप्रैल 2026 इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना भी जिंदगी रहेगी नहीं या पॉलिटिक्स में रहेंगी। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना ही मुख्य लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास एक बड़ा मुद्दा है, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम बंगाल के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला रही है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन को लेकर ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर की जेयूपी के साथ हाथ मिला लिया है ताकि उन्हें वह विकल्प दिया जा सके जिसकी उन्हें तलाश है।
ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। चुनावी तौर पर अगर कोई नुकसान होगा तो वो बीजेपी की बजाय सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को होगा। साथ ही घोष ने कहा कि ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि वे उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। ओवैसी भी बहुत दिन से प्रयास करते बंगाल में घुसने के लिए, तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो जनता देखेगा उसको, कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। पार्टी को तो जमीन पर उतरने दीजिए, कभी इलेक्शन लड़ी नहीं या सक्सेस नहीं, बहुत पार्टियां सक्सेस हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। अधिकार है सबको लोकतंत्र में अपना चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, वो भी करके देख लें। राजनीति और आस्था दोनों ही भारत की लोकतांत्रिक तस्वीर के अहम रंग हैं। जब बात चुनावी जंग की हो तो नेता सिर्फ जनता के ही नहीं बल्कि ऊपर वाले के दर पर भी जा रहे हैं। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जब सत्ता की कुर्सी दांव पर हो तो हर दरवाजा खटखटाया जाता है। मंदिर में भगवान को नारियल चढ़ा रहे ये हैं जोस चार्ल्स मार्टिन। पेशे से व्यवसायी हैं और हाल ही में राजनीति में कदम रखा है। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के बेटे जोस ने 2025 के आखिर में लक्ष्य जननायक काची यानी एलजे के पार्टी बनाकर पुदुचेरी की सियासत में एंट्री की और एनडीए के साथी बन गए। जोस इस बार कामराजनगर सीट से चुनावी मैदान में हैं और जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, फिर चाहे दर किसी भी धर्म का हो। यही वजह है कि ईसाई धर्म को मानने वाले जोस चर्च में प्रार्थना करने के साथ साथ मंदिर में भी पूजा करते नजर आए। जोस का कहना है कि धर्म भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और इससे लोगों को जोड़ने में मदद मिलती है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यहाँ युवाओं के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और हम वोटों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ से जीत हासिल करें। मुझे गर्व है कि मैं मंदिर, चर्च और मस्जिद भी जाता हूँ और हमारी प्राथमिकता समाज और संस्कृति से जुड़े रहना है। मेरा सपना है कि यह निर्वाचन क्षेत्र देश के लिए एक आदर्श मॉडल बने। यहाँ सब कुछ एकीकृत हो और व्यवस्थाएं बेहतरीन हो। यह निर्वाचन क्षेत्र वाकई एक अनोखा उदाहरण बनेगा। और ये हैं AINRC के उम्मीदवार AKD अरुमुगम, जो इंदिरानगर विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने वाले अरुमुगम इस बार भी जीत को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। अरुमुगम का कहना है कि उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यही भरोसा उन्हें एक बार फिर जीत दिलाएगा। पुदुचेरी एक प्रमुख चिकित्सा हब के रूप में उभरा है। यहाँ आसपास के शहरों और गांव से लोग इलाज के लिए आते हैं। हमें गर्व है कि लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं और 2026 में NRN बीजेपी के नेतृत्व में मेडिकल क्षेत्र में और अधिक विकास होगा। पुदुचेरी में AINRC एनडीए गठबंधन की मुख्य सहयोगी पार्टी है। इस गठबंधन को LJK और AIADMK का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। साथ ही राजनीति और आस्था का मेल भी नजर आ रहा है। उम्मीदवार जनता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी हासिल करने में जुटे हैं, क्योंकि जब बात जीत की हो तो हर दर पर दस्तक दी जाती है। ईश्वर में आस्था भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को सभी भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ में विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, पुदुचेरी। तो चुनावी हलचल तेज है, ऐसे में जनता के बीच और भगवान के सामने लगातार नेता नजर आ रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुवाहाटी से अश्विनी मिश्र हमारे साथ हैं, कोलकाता से सौरभ दत्ता और चेन्नई से अक्षया नाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चेन्नई का। अक्षया, यहाँ पर बात हो रियल लाइफ की या रियल लाइफ की, कमल हसन एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। किस तरह से, अगर हम बात करें गठबंधन की या चुनावी हलचल की, कैसे चेन्नई में चुनावी पारा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
जय, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में और चेन्नई में ग्राउंड जीरो बहुत ही हीटेड अप हो चुका है। यहाँ पे इलेक्शन के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है उसके ग्राउंड जीरो के रिफ्लेक्शन भी हम देख रहे हैं। ऑलरेडी AIADMK हमने देखा है उनके पार्टीज़ में सीट शेयरिंग के टॉक्स ख़त्म कर दिया है और मैनिफेस्टो के डिटेल्स रिलीज़ कर दिया है और आज उन्होंने 23 स्टार कैंडिडेट्स को भी अनाउंस कर दिया है। और DMK कैंप में भी हम देख रहे हैं ऐसे ही सिनेरियो है जहां पे वो सीट शेयरिंग टॉक्स ज़्यादातर उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ अभी भी कर रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि कल कमल हासन जो मक्कल नीधि मयम का चीफ है उन्होंने कहा है कि वो ये आने वाले लोकसभा इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है DMK के अलायंस पार्टनर्स को सपोर्ट करेगा। तो इसमें थोड़ा सा संकट की ये बात है कि कमल हासन के पॉलिटिकल पार्टी से 2 सीट्स उनके सपोर्टर्स ने पूछा था और उनके ही सिंबल में कंटेस्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, पर वो डिनाई होने की वजह से हमने अभी देखा है कि कमल हासन के पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि ये आने वाले चुनाव वो नहीं कंटेस्ट करेंगे। तो अभी ये एक टॉकिंग हेड हो गया है तमिलनाडु में। जैसे हमने देखा है कि AIADMK बहुत ही सख्त तरीके से ये क्रिटिसाइज कर दिया है कि जब स्टार्स सिनेमा के वजह से पॉलिटिक्स में अंतर आते हैं, उनको पब्लिक लाइफ में जैसे उनके प्रॉमिसेस फुलफिल करना है वो नहीं हो रहा है। और इसी टाइम कमल हासन को क्रिटिस करते करते यहाँ पे हमने देखा है कि टीवी के जो नया पार्टी है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय का, उनको भी क्रिटिसाइज किया है AIADMK ने। और AIADMK बहुत कोशिश किया था टीवी के साथ एक अलायंस करने के लिए, पर हमने देखा कि विजय बोला है कि वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेगा। तो इसी की वजह से हम अभी एक 3 कॉर्नर या 2 कॉर्नर फाइट तमिलनाडु में देखने वाले हैं। तो अक्षय यहाँ पे सिनेमा के सितारे हैं, उन्होंने असल जिंदगी में भी यहाँ पर मुश्किल बढ़ा रहे हैं। अश्वनी का रुख कर लेते हैं। अश्वनी कोलकाता में अश्वनी गुवाहाटी में है, कोलकाता में सौरभ दत्ता है। सौरभ आपके पास आएंगे, फिलहाल बात करते हैं अश्वनी से। अश्वनी, यहाँ पर जो कैंपेनिंग है, प्रचार इस वक्त काफी जोरों शोरों से हो रहा है, इसमें लगातार झटके लग रहे हैं कांग्रेस को, जिस तरह से उनके नेता उनको धोखा दे रहे हैं। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारकर हलचल बढ़ा दी है। किस तरह से असम में इस वक्त हम देख रहे हैं चुनावी हलचल? निश्चित तौर से जया, अगर देखें तो असम की लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि महागठबंधन का साथी है, जो महागठबंधन का मुख्य विपक्षी जो गठबंधन तथा कथित कहा जाता है, उसमें वो बंगाल पर तो शांत है, लेकिन असम में उसने 21 कैंडिडेट अपने चुनाव मैदान में उतारे हैं। फिलहाल 3 कैंडिडेट के पर्चा जो है टेक्निकल कारणों से खारिज हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 प्रत्याशी अब मैदान में नहीं होंगे, यानी कि 18 प्रत्याशी ऑलरेडी मैदान में होंगे। 19 सीटें जनजातीय बहुल क्षेत्रों की हैं परिसीमन के बाद। सबसे ज़्यादा कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ट्राइबल एरियाज के उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को फोकस करना है जहां पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जनजातीय लोग हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति जनजातीय विकास और जनजातीय कल्याण और जनजातीय अस्मिता इन सब चीज़ों से जुड़कर होती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कल अलग अलग जगहों पर ऐसी तरीके की खबर आई थी कि जालूकबाड़ी से कांग्रेस कैंडिडेट विदिशा नियोग का पर्चा खारिज हो गया, जो कि गलत है। चुनाव आयोग ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि पर्चा खारिज नहीं हुआ है। कोई भी कैंडिडेट जो है वो 4 सेट पर्चे दाखिल कर सकता है। आंशिक रूप से एक सेट उनका पर्चा खारिज होने की खबर जब आई तो अलग अलग माध्यमों से ऐसी खबर, ये गलतफहमी लोगों में फैली कि पर्चा खारिज हो गया। लेकिन जालूकबाड़ी जो कि हिमंता बिस्व शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो CM कैंडिडेट है, वहाँ पर ये कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर विदिशा नियोग मैदान में हैं, ये बात स्पष्ट है। अभी कल जो है 2 विधानसभा क्षेत्रों का बरपेटा और ढेकियाजुली, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों की स्क्रूटनी के आंकड़े नहीं आए थे कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों के अलावा अगर देखें तो 815 उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर 1389 पर्चे दाखिल किए थे। 776 पर्चे जो है 776 कैंडिडेट जो है वैध पाए गए हैं, वो मैदान में हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े जो है 11 बजे 12 बजे तक आ गए थे, जो इलेक्शन कमीशन कुछ देर में अपडेट करेगा। तो अब बिसात पूरी तरीके से तय हो चुकी है। हाँ, 26 तारीख को पर्चा वापसी का नाम होता है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जो नाराजगी में या पार्टी के रिबल होते हैं या दूसरे पार्टियों से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग प्रभावों के कारण, अलग अलग कारणों के कारण पर्चा वापस भी लेते हैं। 26 को तय हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में है, जो नाम वापसी की तारीख है। हर दिन प्रचार जोर पकड़ रहा है, 26 के बाद और जोर पकड़ेगा। मुख्य लड़ाई कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन NDA के बीच में है।
6 राजनीतिक दलों के साथ, कांग्रेस यहाँ पर क्षेत्रीय दलों के साथ है और भाजपा अपने पुराने सहयोगी और असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और बीजेपी के साथ है। लड़ाई दिलचस्प है, प्रचार दिनों दिन धारदार हो रहा है। बिल्कुल, प्रचार अपने चरम पर है। कोलकाता का रुख कर लेते हैं, सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार चुनाव आयोग के साथ टकराव जारी है ममता बनर्जी का, और यहाँ पर ओवैसी की एंट्री हो जाती है उनकी मुश्किलें और बढ़ाने की। किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं चुनावी समीकरण? जया जी, देखिए जिस जगह से इस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो कोलकाता का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है, जलपाईगुड़ी है, शिलीगुड़ी है, उस जगह से आपको बोल रहा हूँ। और इसलिए इसका मेंशन किया क्योंकि अभी यही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से ममता बनर्जी ने अपना चुनावी दौर शुरू कर दिया है, अपना कैंपेन दौर शुरू कर दिया है। मैनागुड़ी के बाद और सिलीगुड़ी में भी कैंपेन करेंगे। और उस मंच से उन्होंने सेंट्रल फोर्स को निशाना साधा है। पहले बीजेपी के बाद चुनाव आयोग के बाद अभी जो पहली रैली है, वो पहली रैली से ही उन्होंने चुनाव के सेंट्रल जो फोर्स है, सेंट्रल फोर्स को निशाना साधा है और कहा है कि आप बीजेपी के लिए काम मत कीजिए। ये उनका दावा है, लेकिन ऐसा क्यों कह रही है? इसके चलते है कि सेंट्रल फोर्स को लेकर भी इस बार चुनाव आयोग हर एक पक्ष को जैसे बारीकी से जांच रहा है। सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी चुनाव आयोग काफी बारीकी से पूरी विषय को जांच रहे हैं। कुल मिलाकर पहले फेज में और दूसरी फेज में 2400 कंपनी रहेगा। फेज वाइज आएंगे, 17 अप्रैल लास्ट आएगा, अभी 480 पहले से था, 31 मार्च में 300 कंपनी और आएंगे और आगे जाके पूरा फिगर 2400 कंपनी होगा। और इन सेंट्रल फोर्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आप अपना काम कीजिए जो आपका काम है, और यहाँ तक कि कोई एंटाइटलमेंट ना लीजिए, कोई उपढौकन मत लीजिए, कोई गिफ्ट मत लीजिए। इस बारे में भी सेंट्रल फोर्सेस के जो आला अधिकारिक हैं उनसे चुनाव आयोग ने साफ तरीके से ये बात कहा है कि कहीं पे से भी ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और आज देखा जा रहा है ममता बनर्जी चुनाव सेंट्रल फोर्स को अपना पहली रैली से निशाना साधा। दूसरी बात यह है कि अवैसी और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन है, उसको लेकर भी ममता बनर्जी गद्दार करार देती है हुमायूं कबीर को, जो लंबित तृणमूल एमएलए है। उनको नाम ना करके वो कह रहे हैं कि इनको एक भी वोट ना देना। और दूसरी और है कि बीजेपी को लेकर आप अगर उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखे, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर देखिए कि वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर को बदला गया है, उसमें भी ममता बनर्जी ने कल भी कहा था और आज उनके पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा कि जिसमें लिखा है नंदीग्राम से जो वीडियो आए हैं वो निष्पक्ष नहीं है। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हर कोई वीडियो तो राज्य सरकार का कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उसमें नंदीग्राम टैग रहने से, उस वीडियो के पोस्टिंग में नंदीग्राम टैग रहने से ममता बनर्जी क्यों डर रही है? क्या नंदीग्राम का हार भवानीपुर में भी उनको सता रहा है? ये सवाल उठा रहा है शुभेंदु अधिकारी और कहना है कि इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर में भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सबको सब में बीजेपी देख रहे हैं, सब में उनको बीजेपी दिख रहा है। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर और भी ज्यादा सघन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षया और अश्विनी और सौरभ, फिलहाल मिड प्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो चुनावी हलचल तमाम राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस वक्त अपने चरम पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग से जुड़ी भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया की अफवाहों पर कड़ा संज्ञान लिया है। पीआईबी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में सरकार ने स्पष्ट किया है कि रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों और समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि उज्ज्वला योजना और सामान्य कनेक्शन के लिए बुकिंग के दिन बदल दिए गए हैं, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी बताया है। सरकार के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि रिफिल बुकिंग की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही सिलेंडर रिफिल किया जा सकेगा। कनेक्शन का प्रकार चाहे जो भी हो, ये नियम सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर बिल्कुल विश्वास ना करें और घबराहट में बेवजह पैनिक बुकिंग करने से बचें। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त और सुरक्षित भंडार मौजूद है। तो एलपीजी पर एक बार फिर सरकार ने स्थिति साफ करने की कोशिश की है कि आप वायरल हो रहे दावों को ना सही माने, अफवाहों से बचें। पंजाब की पटियाला पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में फरार आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को ग्वालियर के पास से गिरफ्तार कर लिया है।
पठान माजरा पर सितंबर में पटियाला के सिविल लाइन थाने में एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार पटियाला पुलिस पठान माजरा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो वे पुलिस पार्टी पर हमला कर फरार हो गए थे। 48 घंटे में पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। इससे पहले 23 मार्च को मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी हुई थी। इधर लालजीत भुल्लर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। तो एक्शन में पंजाब पुलिस और मुश्किल में पंजाब की आप सरकार के मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में यूसीसी विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, ये भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस बिल को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं। देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, ये हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। खेल जगत का रुख करें तो छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इन खेलों का 3 अप्रैल तक राज्य के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा आयोजन। इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल हैं। इसके अलावा मलखंब और कबड्डी को डेमो गेम के तौर पर रखा गया है और देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अंबिकापुर में होगा, एथलेटिक्स का आयोजन जगदलपुर में, जबकि मलखंब एक प्रदर्शन मैच के रूप में अंबिकापुर में होगा। बाकी बचे 5 खेल स्पर्धाओं का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।